नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है सामाजिक विज्ञान की, इसका हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। और अध्याय 5 में हमने इसका पार्ट 1 पढ़ लिया था, ये दिशाएं और कंपास वाला पार्ट 1 ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे प्रमुख रूढ़ चिन्ह से। और यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा अब तक हमने अध्याय 4 इसके टोटल पढ़ लिए हैं, अध्याय 1 से लेके 4 तक, और उनके वीडियोस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रमुख रूढ़ चिन्ह। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के किसी भाग को छोटे रूप में हम मानचित्र के द्वारा समतल पटल पर दर्शाते हैं। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के जो भी भूभाग होता है उसको छोटे रूप में किसके द्वारा दर्शाया जाता है? मानचित्र के द्वारा। इस तरीके से मानचित्र बना हुआ होता है, आपने देखे भी होंगे, जिन्हें मैप बोलते हैं उनको आपने देखा होगा मानचित्र को। तो उसमें हमें पृथ्वी का भाग दर्शाए जाते हैं। भूभाग की सभी विशेषताओं को दर्शाने हेतु मानचित्र के समतल पटल पर पर्याप्त स्थान नहीं होता है। जो भूभाग की सभी विशेषताएं होती है ना, इतना बड़ा भूभाग है ये और इसकी इतनी सारी विशेषताएं हैं, इनको दर्शाने के लिए मानचित्र का जो समतल पटल होता है ना, इसमें इतना स्थान नहीं होता है। तो इस हेतु क्या होता है कि विभिन्न विशेषताओं को दर्शाने के लिए विभिन्न रूढ़ चिन्हों या प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आपने कभी मैप देखा होगा तो उस मैप में देखा है आपने, कई बार चिन्हों का यूज होता है। तो इसीलिए होता है कि वो इतनी सारी विशेषताएं उनकी होती हैं जगहों की, तो उनको एक मैप के द्वारा दर्शाना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए उन विशेषताओं को रूढ़ चिन्ह या प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दर्शा दिया जाता है। प्रतीक चिन्ह मानचित्र पर कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जो प्रतीक चिन्ह होते हैं ना, वो मानचित्र पर कम स्थान लेते हैं, कम जगह घेरते हैं और हमें अधिक जानकारियाँ दे देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के आधार पर सभी देशों में एक समान प्रतीक चिन्ह का उपयोग होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार क्या होता है यहाँ पे कि जो सभी देश हैं उनमें एक समान प्रतीक चिन्ह का उपयोग होता है, जिससे क्या होता है कि जैसे कभी एक देश से दूसरे देश जाते हैं, हमें वहाँ की भाषा नहीं आती, तो भी हम वहाँ पर प्रतीक चिन्ह के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या उस बोर्ड पे लिखा हुआ है या क्या कहना चाह रहे हैं वहाँ पर। तो एक समान प्रतीक चिन्ह होने से यह लाभ है कि यदि किसी देश की भाषा हम नहीं जानते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम इन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से उस देश के मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं। कुछ परंपरागत रूढ़ चिन्हों की जानकारी हम नेक्स्ट पेज में इसमें दी गई है, उनको पढ़ेंगे। और इसके अलावा देखिए, रूढ़ चिन्हों की तरह ही विभिन्न रंगों का प्रयोग करके पृथ्वी के विभिन्न भूभागों को मानचित्र पर दर्शाया जाता है। रूढ़ चिन्ह होते हैं ना, उसी की तरह क्या होता है, रंगों का भी उपयोग होता है। आपने मानचित्र में देखा होगा कि कहीं पर तो ग्रीन कलर होता है, कहीं पे ब्लू कलर होता है, ब्राउन, इस तरीके से कलर्स होते हैं अलग अलग। तो ये रंगों के माध्यम से भी पृथ्वी के भूभाग को दर्शाया जाता है और ये रंग भी मानचित्र अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे मानचित्र अध्ययन में? जैसे कि देखिए, नदी, नाले, समुद्र आदि जलाशयों को कौन से रंग से दर्शाया जाएगा? नीले रंग से। तो जब कभी भी आप मैप देखेंगे तो मैप में जब भी आप ब्लू कलर देखेंगे, नीला रंग देखेंगे, तो आप पहचान जाएंगे कि ये किस बारे में बता रहा है हमें। ये बता रहा है कि यहाँ पर नदी, नाले या समुद्र या पानी, जो भी जलाशय है वो है। इसके अलावा पर्वत जो होते हैं, इनको भूरे रंग से दर्शाया गया है। तो भूरा रंग आप जब भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर पर्वत हैं। इसके अलावा पठारों को पीले रंग से दर्शाया गया। तो जब भी आप मैप में पीला रंग देखेंगे तो पहचान जाएंगे ये क्या है? पठार है। और मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है। तो जब भी आप मैदान देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि हरा रंग देखेंगे जब भी आप, तो आप क्या पहचान जाएंगे कि ये क्या है? मैदान है ना। इसके अलावा जो अभी हमने देखा इसमें कि रूढ़ चिन्ह दिखाए गए हैं नेक्स्ट पेज पे, तो देखिए ये जो रूढ़ चिन्ह है ये हैं परंपरागत रूढ़ चिन्ह। इसमें देखिए, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, ये 3 आपको दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए ये है बड़ी लाइन, दूसरे नंबर पे है मीटर लाइन और तीसरे नंबर पे है रेलवे स्टेशन। तो इस तरीके से ये रूढ़ चिन्ह का यूज़ होता है इनके लिए। इसके अलावा सड़कें
कहीं पर आपने देखा होगा सड़क पक्की होती है, कहीं पर सड़क कच्ची होती है, तो इसको किस तरीके से दर्शाया जाता है? पक्की सड़क को दर्शाएंगे इस तरीके से, ये 2 लाइन होंगी स्लीपिंग लाइंस, तो इस इट मीन्स ये सड़क पक्की है। और इस तरीके से होंगे डैश डैश करके, इट मीन्स ये सड़क क्या है? कच्ची है ना। इसके अलावा देखिए सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, जिला सीमा, इनको किस तरीके से दर्शाया गया देखिए। इसके अलावा देखिए नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, तो ये रूट चिन्ह हो गए। नदी का ये है, पहले नंबर पे नदी का चिन्ह है, दूसरे नंबर पे कुआं, कुआं गोल होता है ना, तो इसका चिन्ह भी कैसा बना रखा है? गोल बना रखा है। फिर देखिए तालाब, तालाब का ये है। फिर नहर, नहर का ये साइन है। पुल, पुल का ये इस तरीके से बनाया गया है। इसके अलावा देखिए जो मंदिर, मंदिर का देखिए ये है। गिरजाघर, गिरजाघर का ये बना रखा है। मस्जिद, मस्जिद का ये चिन्ह है। छतरी, छतरी का ये वाला बना रखा है। इसी तरीके से देखिए पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पीओ लिखा हो रहेगा। पोस्ट एंड टेलीग्राफ पीटीओ, पुलिस स्टेशन पीएस, इस तरीके से दर्शाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए बस्ती, तो इस तरीके का साइन होगा, इट मीन्स बस्ती। कब्रिस्तान, ये तो मैप में जब भी दर्शाया जाएगा इस तरीके का निशान, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर क्या है? कब्रिस्तान है। और इस तरीके से दर्शाएगा, इट मीन्स यहाँ पर बस्ती है। इसके अलावा देखिए पेड़, इस तरीके से पेड़ों के बने हुए निशान रहेंगे, तो समझ जाएंगे आप ये पेड़ है और ये घास का। तो ये तो हो गए परंपरागत रूट चिन्ह। इसके अलावा अब हम बात करते हैं रेखा चित्र, खाका तथा मानचित्र। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है देख लीजिए। रेखा चित्र, रेखा चित्र क्या है? जब आप किसी मित्र को पहली बार अपने घर बुलाते हैं तो उसे अपने घर का पता समझाने के लिए रेखाओं के माध्यम से कच्चा चित्र खींचते हैं। जब भी आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको घर बुला रहे हैं, तो क्या करते हैं आप? रेखा के माध्यम से बताते हैं ना कि ऐसे सीधे सीधे आना, फिर तुम्हें एक चौराहा मिलेगा, आप तुम उस चौराहे से ना लेफ़्ट घूम जाना, लेफ़्ट में तुम्हें एक दुकान दिखेगी हलवाई की, उसके सामने मेरा घर है, ऐसे बताते हैं ना आप अपने फ्रेंड को। तो ये जो आपने चित्र बनाया अभी, किस तरीके से सीधे आना, चौराहा आएगा, यहाँ पे हलवाई की दुकान होगी, यहाँ पे सामने घर है, तो ये जो चित्र आप बनाते हैं ना, ये कच्चा चित्र है। एक तरह से कच्चा चित्र खींचते हैं ना उसको समझाने के लिए अपने दोस्त को घर का एड्रेस। तो और जिसमें कुछ मुख्य स्थानों को आप दर्शाते भी हैं, जैसे मुख्य स्थान में आपने हलवाई की दुकान बता दी, कोई पोस्ट ऑफिस के किसी का घर पास में तो वहाँ बता दिया, कोई भी मतलब मुख्य स्थान आपने दर्शा दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखा चित्र कहेंगे। ये जो आपने बनाया ना इस तरीके से कच्चा चित्र, ये क्या है? रेखा चित्र है, ठीक है। और इसमें आपने पैमाने के आधार पर नहीं बनाया, ये तो जो रेखा चित्र है वो पैमाने के आधार पर नहीं बनाया जाता है। इसमें हम ऐसे थोड़ा ना लेंगे, रुको 1 मिनट, स्केल से लाइन खींचते हैं, फिर तो इतना किलोमीटर, ये ऐसे वैसे नहीं बनाते हम नॉर्मली समझा देते हैं, सीधे आना, राइट मुड़ जाना, लेफ्ट चले जाना, उधर मंदिर आएगा, इस तरीके से हम समझा देते हैं। तो वो क्या है? रेखा चित्र है। रेखा चित्र में दूरियां और दिशाएं सही रूप में नहीं दर्शाई जाती, जबकि मानचित्र में क्या होता है? दूरियां और दिशाएं यथासंभव सही प्रदर्शित की जाती हैं। दूरियां और दिशाएं यथासंभव सही प्रदर्शित की जाती हैं। इसके अलावा देखिए खाका। अब ये खाका क्या चीज़ है? किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाएगा? खाका कहलाएगा। खाके में उस क्षेत्र की अधिक जानकारी दर्शाई जाती है। इसे बनाने में अधिक समय नहीं लगता है। और इस खाके का पैमाना क्या होता है? 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर है, और या इससे अधिक भी होता है। इसका सीमित उपयोग होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय भवन का खाका बनाया जाए तो उसमें विभिन्न कमरों की स्थिति, उनकी लंबाई चौड़ाई को भी दर्शाई। तो इस तरीके से जो बनता है ना विद्यालय भवन है, जैसे कि आपका घर है, घर में जो खांचा बनाते कि ये एंट्रेंस होगा, यहाँ पे किचन होगी, यहाँ एक रूम होगा, लेट बाथ होंगे, तो इस तरीके से जो बना दिया जाता है ना, ये क्या कहलाता है? खाका कहलाता है, ठीक है। सीमित उपयोग होता है, बनाने में समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, और पैमाना क्या रहता है? 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं मानचित्र की। मानचित्र क्या होता है?
तो यह एक बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। मानचित्र जो है बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। आपने देखा होगा मानचित्र जैसे कि राजस्थान का, भारत का, विश्व का, तो ये क्या होता है, एक बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ये छोटे क्षेत्र के लिए थोड़ी ना बनाया जाता है, बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, बड़े क्षेत्र के लिए बनाया जाता है, जिसमें एक निश्चित पैमाने का उपयोग किया जाता है। इसमें एक निश्चित पैमाना होता है, इसका उपयोग किया जाता है। मानचित्र दूरी, स्थिति, दिशा, वितरण दर्शाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। जो मानचित्र है वो दूरी, स्थिति, दिशा, वितरण इनको दर्शाने में उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए मानचित्र के प्रकार। मानचित्र के कई प्रकार हो सकते हैं, जिसमें कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहेंगे? भौतिक मानचित्र कहेंगे। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इनको दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाएगा? भौतिक मानचित्र। जो पृथ्वी या किसी भूभाग के भौतिक स्वरूप में जानकारी देते हैं, मतलब भौतिक स्वरूप की जानकारी दे रहे हैं, तो वो मानचित्र कौन से हो गए? भौतिक मानचित्र हो गए। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। देश, राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र। तो आपको राजनीतिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाएगा? देश, राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के जो विभिन्न देश हैं, राज्य, इनकी सीमाएं, इनको दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाएगा? राजनीतिक मानचित्र। तीसरा है विषयक मानचित्र। अब देखिए विषयक मानचित्र, जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? विषयक या थीमेटिकल मानचित्र कहते हैं। जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं उसे क्या कहेंगे? विषयक या थीमेटिक मानचित्र। जैसे परिवहन, तापमान, वर्षण, वन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाएगा? विषयक मानचित्र। चौथा है भू संपत्ति मानचित्र। इन्हें कैडस्ट्रल मानचित्र भी कहते हैं। भू संपत्ति मानचित्र को क्या कहते हैं? कैडस्ट्रल मानचित्र भी कहते हैं। इन मानचित्रों में छोटे क्षेत्र को बड़ा और विस्तृत दिखाया जाता है। इन मानचित्रों में क्या दिखाया जाता है? जो छोटा क्षेत्र होता है इसको बड़ा और विस्तृत दिखाया जाता है ताकि भूमि के उपयोग को जाना जा सके। इसके अलावा यह मानचित्र साधारणतः पटवारी के पास होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पटवारी के पास कौन सा मानचित्र होता है? पटवारी के पास होता है भू संपत्ति मानचित्र। कौन सा मानचित्र? भू संपत्ति मानचित्र, जिसमें क्या होता है? गांव के खेतों का नक्शा या मानचित्र होता है। इनसे यह पता चलता है कि कौन सी जमीन किसकी है। आपने देखा भी होगा कि गांव में कौन सी जमीन किसकी है, इसका पता किससे चल जाता है? भू संपत्ति मानचित्र से पता चल जाता है, जो कि किसके पास होता है? पटवारी के पास होता है। अब देखिए मानचित्रों का महत्व, कि मानचित्रों का क्या महत्व है। तो पिछले अध्याय में आप ग्लोब और उसकी विशेषताओं के बारे में जान चुके हैं। हमने पढ़ा था ना ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब हमने पढ़ लिया। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने पर परेशानी होती है। ग्लोब क्या है? गोल इस तरीके से बना होता है। एक तरह से ये पृथ्वी का ही प्रतिरूप होता है, पृथ्वी का मॉडल होता है। अब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इस तरीके से गोल बना हुआ रहता है। तो एक स्थान पे दूसरे स्थान में ले जाने पर हमें इसमें परेशानी आती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है? ग्लोब पर छोटे क्षेत्र जैसे शहर या गांव को दर्शाना भी कठिन होता है। अभी इतना सा ग्लोब होता है, इसमें हम इतना बड़ा भूभाग है, उनके सब चीज़ें उनको एक ग्लोब के अंदर नहीं दर्शा सकते, परेशानी होती है। तो इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मानचित्र एक अच्छा माध्यम है। मानचित्र क्या होता है? इस तरीके से समतल बना हुआ होता है ना, उसमें काफ़ी कुछ भूभाग उसमें आ जाता है। मानचित्र पृथ्वी का या उसके एक भाग का द्विआयामी चित्रण है। जो मानचित्र है पृथ्वी का या उसके एक भाग का कैसा चित्रण है? द्विआयामी चित्रण है। मानचित्र ग्लोब की भांति पृथ्वी या किसी प्रदेश का प्रतिरूप नहीं है। जो मानचित्र है ना वो ग्लोब की भांति पृथ्वी या किसी प्रदेश का प्रतिरूप नहीं है, क्योंकि त्रिआयामी वस्तु के द्विआयामी सतह
यानी कि समतल कागज पर बनाते समय कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। आकृति, आकार, दिशा में परिवर्तन आने की संभावना रहती है, क्योंकि कोई चीज़ गोल है उसको हम समतल में बना रहे हैं तो उसमें नेचुरल सी बात है कि उसकी आकृति में या उसके आकार में या दिशा में परिवर्तन आएगा ही आएगा। उदाहरण स्वरूप ग्लोब पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, लेकिन अधिकतर मानचित्रों में उसी अनुपात में अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी नहीं दर्शाई जाती है। इस कारण उच्च अक्षांश वाले देशों की आकृति एवं आकार में परिवर्तन आ जाता है। ग्लोब पर ध्रुव लगभग एक बिंदु के समान होता है, किंतु अधिकतर मानचित्रों में ध्रुवों को एक सीधी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर भी मानचित्र के कई लाभ हैं। ग्लोब की अपेक्षा इन्हें बनाना आसान होता है मानचित्र को, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान होता है। ग्लोब को नहीं इतनी इजीली आप लेके जा सकते जितना कि मानचित्र को, और मानचित्र तो फोल्ड भी हो जाते हैं इजीली, आप उसको कैरी कर सकते हैं। इनमें छोटे स्थान, गांव, शहर को भी दर्शाया जा सकता है। जो मानचित्र होता है ना, इसमें आप छोटे गांव, शहर को भी दर्शा सकते हैं। एटलस विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का एक संकलन होता है जो हमें विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं। इस कारण दैनिक जीवन में मानचित्रों का उपयोग ग्लोब की अपेक्षा अधिक होता है। तो इस तरीके से मानचित्र के भी कई उपयोग होते हैं, कई लाभ होते हैं कि ग्लोब की अपेक्षा इजीली बन जाते हैं, कैरी करना आसान होता है, और छोटे गांव, शहर को भी इनमें इजीली दर्शाया जा सकता है। तो कई इनके फायदे भी हैं मानचित्र के। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसे हमने 2 पार्ट में पढ़ लिया। पार्ट 1 पहले हमने पढ़ लिया था, आज हमने पार्ट 2 पढ़ लिया। अब हम पार्ट 3 में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अभ्यास प्रश्न का आएगा, उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी या आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।